द लास्ट ऑफ अस। एपिसोड 1 के डिटेल्स में जाने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मेरे बिफोर यू वॉच वाली वीडियोस देख लिए हैं तो चैप्टर्स देखकर ये बेसिक्स वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा वो कंटिन्यू। द लास्ट ऑफ अस की वीडियो गेम और टीवी शो में पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइमलाइन। सीबीआई वायरस आउटब्रेक का साल 2013 की जगह 2003 और प्रेजेंट टाइम स्टोरी टाइमलाइन 2033 की जगह 2023, यानी एचबीओ ने टाइमलाइन 10-10 साल पीछे खींच ली। ओके, तो बेसिक्स। द लास्ट ऑफ अस के ज़ॉम्बी वायरस और बाकी फिक्शनल यूनिवर्स के ज़ॉम्बी वायरस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि द लास्ट ऑफ अस का ज़ॉम्बी इन्फेक्शन रियल है। यस, एकदम रियल। इसके इफेक्ट अभी तक इंसानों पर नहीं दिखे, लेकिन ब्राजील जैसे कुछ जंगल में रहने वाले इंसेक्ट्स में ये फंगल इन्फेक्शन काफी आम है। ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस पैरासाइट इंसेक्ट्स की बॉडी में घुसते ही सीधा उनके दिमाग को टारगेट बनाता है। यहाँ हम एक आंट का एग्जांपल लेते हैं। दिमाग पर कंट्रोल पाते ही ये फंगल पैरासाइट आंट को उसी की कॉलोनी के ऊपर बने किसी पत्ते पर लेकर जाएगा, ऑलमोस्ट 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि ये जगह पैरासाइट के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। इस इन्फेक्शन की चपेट में आते ही आंट की बॉडी उस फंगल पैरासाइट का घर बन जाती है। फिर धीरे धीरे ये पैरासाइट इंसेक्ट्स की बॉडी पर फंगल कॉलोनी बनाकर अपने होस्ट को पूरी तरह से मार देगा। लेकिन कहानी इधर खत्म नहीं हुई, याद है ना? वो पैरासाइट आंट के दिमाग को कंट्रोल करके उसे बाकी आंट्स की कॉलोनी के ऊपर ले गया था। फिर इस इन्फेक्टेड आंट की बॉडी से निकले फंगल स्पोर्स नीचे गिरकर कॉलोनी के बाकी आंट्स को भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो रियल लाइफ वाला ज़ॉम्बी वायरस इस तरह से काम करता है। टीवी पर शायद पहली बार इस फंगल इन्फेक्शन का जिक्र बीबीसी की बनाई प्लैनेट अर्थ डॉक्यूमेंट्री में हुआ था। प्लैनेट अर्थ के जंगल्स एपिसोड को देखते ही नॉटी डॉग के क्रिएटर्स के दिमाग में बत्ती जली और यहीं से उन्हें द लास्ट ऑफ अस वाला ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बनाने का आइडिया आया। वैसे तो इस फंगल पैरासाइट से इंसानों का इन्फेक्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन नॉटी डॉग से डेवलपर्स ने सोचा कि क्या होगा अगर अचानक से ये फंगल पैरासाइट म्यूटेट होकर ह्यूमंस को भी अपना शिकार बनाने लग जाए। नेचर है भाई, कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ वाले इंसेक्ट्स की तरह ही द लास्ट ऑफ अस के फंगल पैरासाइट से इन्फेक्ट होते ही इंसान ज़ॉम्बीज बन जाते थे। साइंटिस्ट ने इस वायरस को कॉर्डिसेप्स ब्रेन इन्फेक्शन या सीबीआई का नाम दिया। समय के साथ साथ ये वायरस इन्फेक्टेड बॉडीज को अपग्रेड भी कर देता था, यानी इन्फेक्टेड विक्टिम जितना पुराना हुआ उसे मारना उतना ही मुश्किल। कह सकते हो कि ये वायरस स्टेजेस में काम करता है। स्टेज 1, इन्फेक्ट होने के 2 दिन के अंदर विक्टिम का दिमाग काम करना बंद कर देता था। स्टेज 2, 2 हफ्ते बाद विक्टिम की बॉडी पर इस वायरस की वजह से फंगस बनने लगता था और यह फंगल डेवलपमेंट समय के साथ साथ बढ़ता ही रहेगा। स्टेज 2 से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को सीरीज में स्टॉकर के नाम से बुलाया जाता है। धीरे धीरे यह फंगल इन्फेक्शन ज़ॉम्बीज के चेहरे और बॉडी को कवर करके उनके देखने की एबिलिटी खत्म कर देगा। स्टेज 3 इन्फेक्शन वाले ये ज़ॉम्बीज आवाज के जरिए अपने शिकार को ढूंढते थे, स्पेसिफिकली क्लिकिंग टाइप की आवाज, इसीलिए इनका नाम क्लिकर्स पड़ा। इन्फेक्ट होने के 10 साल बाद विक्टिम की बॉडी चौथे स्टेज में पहुंच जाती थी। स्टेज 4 या ब्लोटर ज़ॉम्बीज की बॉडी पर फंगस का कवच चढ़ा रहता है, इसीलिए इन्हें मारना सबसे मुश्किल काम है। ये ब्लोटर ज़ॉम्बीज अपने शिकार पर इन्फेक्टेड स्पोर्स भी रिलीज करते हैं। अगर ठीक से प्रिकॉशंस नहीं लिए तो ये स्पोर्स भी आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये वायरस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के काटने से फैलता है, बट ये एक पैरासिटिक वायरस होने की वजह से सीबीआई सिर्फ जिंदा ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी किसी हेल्दी ह्यूमन के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी ज़ॉम्बी बन के उठ जाएगी। ये वाला लॉजिक इधर नहीं चलेगा। बट हाँ, इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के मरने के बाद भी उनके बॉडी से स्पोर्स रिलीज होते हैं, तो उनसे भी जरा बच के। यानी इस वाले पैंडेमिक में भी मास्क्स आर मैंडेटरी। वैक्सीन बनाने के फेल अटेम्प्ट के बाद यूएस गवर्नमेंट ने देश को चलाने के लिए मिलिट्री की मदद ली। फिर होमलैंड सिक्योरिटी ने यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर देश को अलग अलग क्वारंटीन हिस्सों में बांट दिया ताकि वो वायरस को फैलने से फोर्सफुली रोक सके। फोर्सफुली यानी सस्पेक्टेड विक्टिम को सीधा गोली मारकर। यूनाइटेड स्टेट को पुलिस स्टेट बनता देख कुछ रिबेल्स ने साथ मिलकर फायरफ्लाइज ग्रुप की बुनियाद रखी। इन लोगों का मिशन है सीबीआई के लिए वैक्सीन बनाकर यूएस में फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना। लेकिन वायरस फैलने के 20 साल बाद भी वैक्सीन का कोई अता पता नहीं था। अब चलते हैं सीधा सीरीज की स्टोरी की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 1968 डॉक्टर न्यूमन एक साथी एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ किसी टॉक शो में फ्यूचर पैंडेमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर न्यूमन का मानना है कि ह्यूमन काइंड को सबसे बड़ा खतरा फंगल पैरासाइट से है, क्योंकि वो वायरस सीधा दिमाग पर कब्जा करता है।
फिर लाइव टीवी पर ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस फंगस वाला एग्जाम्पल देकर डॉक्टर साहब ने सबकी खटिया खड़ी कर दी। माना कि यह फंगल पैरासाइट टेम्परेचर की वजह से ह्यूमन बॉडी में सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा अगर बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह ये फंगल पैरासाइट भी विकसित या म्यूटेट हो जाए। एक बार इस पैरासाइट ने इंसानों को अपना शिकार बना लिया तो समझ लो ह्यूमैनिटी की खैर नहीं। बस कुछ सालों में ये पैरासाइट पोर्स के जरिए अरबों ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर देगा। सेकंड फ्लैशबैक, सितंबर 26, 2003। सिंगल फादर जोल मिलर अपनी बेटी सेरा और भाई टॉमी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। जोल का आज बर्थडे होने की वजह से सेरा ने खास उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। टॉमी ने जोल को बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जबरदस्त वर्कलोड होने की वजह से आज शायद उन्हें डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये सुनकर सेरा काफी डिसअपॉइंट हो गई। एटलीस्ट खुद के बर्थडे के दिन तो जल्दी घर आते। लेकिन जोल ने सेरा से वादा किया कि रात को घर लौटने से पहले वो साथ में केक लेकर आएगा। बाहर जाने से पहले सेरा ने चुपके से जोल के ड्रॉअर से कुछ पैसे और ये खराब घड़ी ले ली। स्कूल जाते जाते सेरा ने अपने पड़ोसी अंकल डैनी से वादा किया कि वापस लौटने पर वो आंट कॉनी के साथ थोड़ा टाइम बिताएगी। स्कूल खत्म होते ही सेरा वो घड़ी लेकर नासिर के वॉच शॉप चली गई। लकीली नासिर इस घड़ी को सिर्फ $20 में ठीक कर सकता है। तभी सेरा ने नोटिस किया कि बाहर कुछ अजीब सा चला हुआ था। ढेर सारे पुलिस की गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स वगैरह घूम रहे थे। इससे पहले कि सेरा कुछ समझ पाए, नासिर की बीवी ने आकर उसे जल्द से जल्द शॉप बंद करने को कहा। सेरा की घड़ी ठीक करके नासिर ने फटाफट शॉप बंद कर ली। अगेन सेरा ये सब देखकर काफी कंफ्यूज थी। यहाँ से निकलकर सेरा सीधा डैनी और कॉनी के घर चली गई। कॉनी का मानना था कि शायद टाउन में बढ़ते क्राइम्स की वजह से इतनी पुलिस घूम रही होगी, लेकिन ज़ेरा को पूरा यकीन था कि मामला कुछ और है। कॉनी की मां नैना बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती थी। इनके घर से वापस जाने से पहले सेरा ने डैनी के डीवीडी कलेक्शन से एक मूवी ले ली जोल की बर्थडे नाइट सेलिब्रेट करने। बाहर जाने से पहले सेरा ने देखा कि उनका पेट डॉग मर्सी नैना को बड़े अजीब तरीके से घूर रहा था। नैना के ऊपर अब धीरे धीरे CBI वायरस का असर होने लगा है। सेरा ये देखकर काफी नाराज थी कि जोल आते वक्त केक लाना भूल गया। बट जल्दी सेरा ने अपना मूड ठीक करके जोल को 2 बर्थडे गिफ्ट दिए, ये वॉच और डैनी के घर से लाई कर्टिस एंड वाइपर 2 की DVD। मूवी देखते देखते सेरा की आंख लग गई। तभी टॉमी ने जोल को कॉल करके बताया कि बार में मारामारी करने की वजह से पुलिस ने उसे ट्रेविस काउंटी जेल में बंद करके रखा है। फ्राइडे नाइट होने की वजह से अगर जोल ने इसकी जल्दी बेल नहीं करवाई तो टॉमी मंडे तक अंदर रहेगा। यह सुनते ही जोल न चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए मान गया। आधी रात के ठीक 1 घंटा पहले जोल एली को उसके बेडरूम में सुलाकर टॉमी को छुड़ाने चला गया। 3 घंटे बाद हेलीकॉप्टर्स की आवाज से सेरा की नींद खुली। सेरा ने देखा कि पड़ोसी का पेट डॉग मर्सी इनके घर के बाहर खड़ा था। सेरा ने मर्सी को वापस उनके घर छोड़ने की कोशिश की, बट मर्सी डर के मारे वहां से दूर भाग गया। हिचकिचाते हुए पड़ोसी के घर जाकर सेरा ने देखा कि इन्फेक्टेड नैना ने डैनी को बुरी तरह से जख्मी करके कॉनी को मार दिया है। सेरा को वहां खड़ा देखकर नैना भागते हुए इसके पीछे चली आई। सेरा किसी तरह से अपनी जान बचाकर इनके घर से बाहर आ गई, जहां उसकी मुलाकात जोल और टॉमी से हुई। जोल ने रेंच से इन्फेक्टेड नैना को मार दिया और सेरा को ट्रक में बिठाकर टाउन से बाहर की ओर ले जाने लगा। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। इन्हें बस इतना पता था कि पास के शहर में किसी पैरासाइट वायरस आउटब्रेक की वजह से लोग पागलों जैसा बर्ताव कर रहे थे। कॉनी नैना को सिटी में हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाती थी। शायद वहीं से नैना को वो इन्फेक्शन मिला होगा, लेकिन अब वो सब सोचने का टाइम नहीं था। इन्हें जल्द से जल्द इस एरिया से बाहर निकलना होगा। अनफॉर्चुनेटली आधे टेक्सास ने सेम प्लान बनाकर मेन हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम कर दिया था। कच्चा रास्ता भी नहीं ले सकते क्योंकि वहां मिलिट्री बैरिकेड्स लगे हुए थे। टॉमी ने डिसाइड किया कि वो टाउन के थ्रू जाते हुए नॉर्थ से शायद मिलिट्री बैरिकेड्स को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन टाउन के अंदर घुसते ही इन्फेक्टेड लोगों से भागते हुए ह्यूमंस ने इनका रास्ता रोक लिया। जोल के कहने पर टॉमी किसी तरह से सबको कट मारते हुए आगे चला गया, लेकिन तभी आसमान से एक प्लेन सीधा इनके टाउन में आकर क्रैश हुआ। ये लोग क्रैश के डायरेक्ट इंपैक्ट से तो बच गए, लेकिन प्लेन से निकले मलबे ने इनकी गाड़ी उलट दी। एक्सीडेंट में सेरा के पैर में चोट लग गई, वो अब भाग नहीं सकती। इसी केओस में ये दोनों टॉमी से अलग हो गए। टॉमी ने जोल को बताया कि वो किसी तरह से टाउन से बाहर निकलकर इनसे सीधा नदी के किनारे पर मिलेगा। जोल जख्मी सेरा को गोद में उठाकर नदी की ओर भागने लगा। तभी एक इन्फेक्टेड रनर की नजर इन पर पड़ी। जोल और सेरा ऑलमोस्ट इस रनर का शिकार बनने वाले थे, बट टाउन से बाहर आते ही एक सोल्जर ने उस रनर को शूट कर दिया।
सोल्जर ने फौरन अपने सीनियर को कांटेक्ट करके उसे जोल और सेरा के बारे में बताया। ऊपर के इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर थे, जोल और सेरा को गोली मार दो। यह सुनकर वो सोल्जर काफी हैरान था, बट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। जोल ने उस सोल्जर को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी सोल्जर ने हिचकिचाते हुए उन पर गोलियां चला दी। जोल को गोली बस छू कर निकली, बट इस शूट आउट में सेरा बुरी तरह से घायल हो गई। इससे पहले कि वो सोल्जर जोल को मार दे, टॉमी ने सही समय पर आकर उसे गोली मार दी। सेरा की हालत देखकर टॉमी समझ गया कि अब बहुत देर हो गई है। जोल के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सेरा ने तड़पते हुए उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। 20 साल बाद 2023 प्रेजेंट टाइम, एक बच्चा जंगल से चलते हुए बोस्टन के क्वारंटीन जोन तक पहुंच गया। सोल्जर्स फौरन उस बच्चे को उठाकर जांच करने ले गए। इस सीबीआई डिटेक्शन डिवाइस से चेक करने पर इन्हें पता चला कि ये बच्चा इन्फेक्टेड है। फिर इस बच्चे को सेफ्टी के झूठे सपने दिखाकर सोल्जर ने उसे इंजेक्शन लगाकर मार दिया। फॉल्स होप्स ही सही, एटलीस्ट अपनी आखिरी घड़ी में तो इस बच्चे का मूड अच्छा था। फिर हमने देखा कि मिडिल एज जोल अपनी पार्टनर इन क्राइम कम गर्लफ्रेंड टेस के साथ इन्फेक्टेड ह्यूमंस के बॉडीज को जलाने का काम कर रहा था। सेरा को खोने के 20 साल बाद जोल के अंदर के सारे इमोशंस मानो अब मर गए थे। इसने इस बच्चे की बॉडी को बिना हिचकिचाए उठाकर आग में फेंक दिया। जोल और टेस क्वारंटीन जोन में ऐसे डेली काम करके गुजारा करते थे, बट साइड बाय साइड इनके इलीगल एक्टिविटीज भी चले हुए थे। क्वारंटीन जोन में खाना पानी का गुजारा करने इन्हें ये रेशन कार्ड्स मिलते थे। जोल को काम से ज्यादा पैसों से मतलब था। काम कितना भी रिस्की हो फर्क नहीं पड़ता, बस कमाई अच्छी होनी चाहिए। इस क्वारंटीन जोन को फेडरा नामी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। देख के लग रहा था कि फेडरा ने यहाँ सबके लिए अच्छा खासा बंदोबस्त करके रखा है। जब तक इनके रूल्स फॉलो करेंगे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर फायरफ्लाई ग्रुप को सपोर्ट दिखाकर या क्वारंटीन जोन के बाहर स्मगलिंग करके रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो भाई सजा सीधा मौत होगी। जोल साइड में खड़े इस करप्ट सोल्जर ली के साथ मिलकर हाइड्रोकोडोन पेन किलर्स की डील कर रहा था। रिसोर्सेज की इतनी कमी थी कि पिल्स देने के बाद जोल ने ली से खाली पैकेट तक वापस मांग लिया। फेडरा के सारे फैक्ट्रीज में बस यही दो चीजें जबरदस्त क्वांटिटी में बनते थे, बुलेट्स और पेन किलर टैबलेट्स। जोल ने ली को एक ट्रक अरेंज करने का काम भी सौंपा था। जोल ने किसी तरह बार्गेनिंग करके $400 में डील पक्की कर दी, बट वो ट्रक भी बैटरी के बिना नहीं चलने वाला। ली ने जोल को वार्निंग दी कि वो फेडरा के कट्टर दुश्मन रिबेल ग्रुप फायरफ्लाई से जरा बचकर रहे। रिसेंटली सड़कों पर उनके धमाकेदार हमले काफी बढ़ गए थे। जोल जिस बैटरी की तलाश में था वो रॉबर्ट ने किसी और को बेच दी थी। रॉबर्ट के आदमियों ने इस मामले को रफा दफा करने टेस को तक कूट दिया था। टेस की यह हालत देखकर रॉबर्ट काफी परेशान था, क्योंकि अगर जोल को पता चला कि रॉबर्ट के आदमियों ने उसे धोखा देकर टेस के साथ मारा पीटी की है तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन टेस ने रॉबर्ट को समझाते हुए कहा कि यहाँ से छूटते ही वो जोल को समझा लेगी। रॉबर्ट के पास वैसे भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन इससे पहले कि रॉबर्ट टेस को आजाद कर पाए वहां एक जोरदार धमाका हुआ। टेस तो बच गई, बट इसमें रॉबर्ट का एक आदमी मारा गया। बाहर फेडरा और फायरफ्लाई शूटर्स के बीच लड़ाई चली थी। टेस के पास सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने किसी तरह से सोल्जर्स को समझा लिया कि वो फायरफ्लाइज गैंग की मेंबर नहीं है। फिर हमने देखा कि फायरफ्लाइज एक टीनेज लड़की को किडनैप करके उस पर रिसर्च कर रहे थे। लड़की ने इन्हें अपना नाम वेरोनिका बताया। वेरोनिका के हिसाब से फेडरा किसी भी वक्त उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। जोल को रेडियो ऑपरेटर एब से पता चला कि टॉमी का पिछले 3 हफ्ते से कोई अता पता नहीं था। यूजुअली टॉमी एक दिन के अंदर जोल को अपना अपडेट दे देता था। एब के मना करने के बावजूद भी जोल ने बाहर जाकर उसे ढूंढने का प्लान बनाया। टॉमी वायोमिंग के टावर गया हुआ था। बॉस्टन से वायोमिंग का रास्ता निहायत ही खतरनाक इन्फेक्टेड रेडर्स और स्लेवर्स से भरा हुआ था। इन रेडर्स और स्लेवर्स का इंट्रोडक्शन हो जाने दो, फिर उनके बारे में बात करेंगे। फिर भी जोल के कहने पर एब ने उसे नक्शे पर मार्क करके टॉमी की लोकेशन बता दी। जेल से आजाद होते ही रात को टेस सीधा घर चली आई। सुबह होते ही टेस ने जोल को सब कुछ सच सच बता दिया। एज एक्सपेक्टेड जोल जाकर रॉबर्ट की बैंड बजाने वाला था, लेकिन टेस ने उसे किसी तरह शांत कर दिया। फिलहाल इनके लिए बैटरी हासिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना बैटरी और ट्रक के जोल टॉमी को ढूंढने नहीं जा सकता। फिर इन दोनों ने रॉबर्ट के नए कस्टमर से बैटरी चुराने की प्लानिंग शुरू कर दी। इस बार ऑल गन्स ब्लेजिंग वाला मिशन नहीं चलने वाला। इन्हें इस काम को एकदम सीक्रेटली और शांति से अंजाम देना होगा। फायरफ्लाइज के बीच उनके रीसेंट हमलों को लेकर बहस चली थी।
सारे ही फेडरा के ऊपर बमबारी से खुश नहीं थे, लेकिन इनकी लोकल लीडर मर्लिन ने सबको समझाते हुए कहा कि फायरफ्लाइज का मिशन दुनिया में फिर से अमन, शांति, आजादी और डेमोक्रेसी लाने का था और इसके लिए फेडरा के साथ लड़ाई जारी रखनी होगी। फायरफ्लाइज पिछले 20 सालों से फेडरा के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन अभी इनके पास वेरोनिका थी। मर्लिन ने अपने साथी को नोट थमाते हुए कहा कि यह वेरोनिका फायरफ्लाइज का मिशन पूरा करने में इनकी मदद करेगी, बट इसके लिए इन्हें वेरोनिका को लेकर जल्द से जल्द बोस्टन छोड़कर बाहर वेस्ट की ओर जाना होगा। टेस को एक खबरी से बैटरी की डील वाली लोकेशन पता चल गई। जोल और टेस सबवे के थ्रू अंडरग्राउंड रास्तों से बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे। मर्लिन ने वेरोनिका को कैद से आजाद करके उसे उसका बैग थमा दिया। मर्लिन अच्छे से जानती थी कि वेरोनिका का असली नाम एली है। इसी ने बचपन में एली को फेडरा के मिलिट्री स्कूल में भर्ती करवाया था ताकि एली सेफ रहे। डोंट वरी, मर्लिन एली की मम्मी वगैरह नहीं है, लेकिन अभी वो सब सोचने का टाइम नहीं। रिसेंटली मर्लिन ने एली की जान भी बचाई थी, वरना फायरफ्लाइज तो उसे मार ही देते। एली इतनी स्पेशल है कि फायरफ्लाइज को जल्द से जल्द उसे बॉस्टन से निकालकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह लेकर जाना होगा। यही हमें हिंट मिला कि एली इन्फेक्टेड है, इसीलिए फायरफ्लाइज उस पर डेली नजर रखे हुए थे। लेकिन सरप्राइजिंगली इन्फेक्ट होने के हफ्तों बाद भी एली पर फंगल पैरासाइट का कोई असर नहीं दिख रहा था। जोल और टेस अंडरग्राउंड रास्ते से बिल्डिंग के अंदर घुस गए। देख के लग रहा था कि हाल ही में फायरफ्लाइज और रॉबर्ट की गैंग के बीच जबरदस्त शूट आउट हुआ था, जिसमें कई फायरफ्लाइज और रॉबर्ट मारा गया। अनफॉर्चुनेटली ये जिस बैटरी की तलाश में आए थे उसकी पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी थी। रॉबर्ट ये सड़ी हुई बैटरी की डील करने 2-3 पार्टीज को घुमाया जा रहा था, इसीलिए फायरफ्लाइज ने गुस्से में उसे मार दिया। इस लड़ाई में मर्लिन भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। इससे पहले कि जोल कुछ समझ पाए, उस पर एली ने अपने आइकॉनिक स्विच ब्लेड से हमला कर दिया। जोल ने फौरन एली से ब्लेड छीनकर उस पर बंदूक तान दी। तभी हमें पता चला कि जोल और मर्लिन एक दूसरे को पहले से जानते थे। मर्लिन ने जोल और टेस को ऑफर दिया कि अगर वो एली को सही सलामत स्टेट हाउस स्मगल करने के लिए मान जाते हैं तो लोकेशन पर पहुंचते ही वहां के फायरफ्लाइज इन्हें ट्रक और ढेर सारे हथियार दे देंगे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद जोल और टेस मान गए। फिर ये दोनों एली को लेकर घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही जोल और टेस स्मगलिंग की प्लानिंग में लग गए। पहले ये दोनों एली को लेकर बिल और फ्रैंक के टाउन में जाएंगे, वहां से आगे की प्लानिंग होगी। जोल के रूम में रखा सामान देखकर एली ने भांप लिया कि ये लोग रेडियो को सीक्रेट मैसेजेस भेजने के लिए यूज करते हैं। जब रेडियो पर 60s के गाने बज रहे हैं यानी नो मैसेज, 70s के गाने यानी कुछ तो नया काम आया है, और जोल को फंसाकर एली ने यह भी पता लगा लिया कि 80s के गानों का बजना यानी किसी भारी प्रॉब्लम या गड़बड़ की निशानी। जोल एली की बातें इग्नोर करके सो गया। तभी इसकी नजर जोल की टूटी हुई घड़ी पर पड़ी। सेरा के मौत के 20 साल बाद भी जोल डेली उसके दिए गिफ्ट को पहनता था। आधी रात होते ही जोल और टेस एली को लेकर दीवार के उस पार चले गए। एली फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन जोन के बाहर आई थी। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें एक सोल्जर ने पकड़ लिया। वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि जोल का पेन किलर कस्टमर ली है। जोल का दोस्त होने के बावजूद भी ली उसे इतना बड़ा कानून तोड़ने नहीं देने वाला। जोल के बाद समझाने के बावजूद भी ली तीनों को घुटने पर बिठाकर इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करने लगा। एली का नंबर आते ही उसने फौरन अपने स्विच ब्लेड से ली पर हमला कर दिया। एली की इस हरकत के बाद ली ने गुस्से में उस पर बंदूक तान दी। ये सीन देखकर जोल के पुराने ट्रॉमेटिक मेमोरीज ट्रिगर हो गए। सेरा की मौत वाली रात। फिर जोल ने कंट्रोल खोकर ली को जमीन पर पटक दिया और मार मार कर उसके चेहरे का भरता बना दिया। एली जोल के इस रूप को देखकर हैरान रह गई। तभी टेस की नजर वायरस स्कैनर पर पड़ी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि एली इन्फेक्टेड है। एली ने फौरन इन दोनों को अपने हाथ का जख्म दिखाते हुए कहा कि यह इन्फेक्शन उसे 3 हफ्ते पहले हुआ था, यानी किसी स्पेशल कंडीशन की वजह से एली उस फंगल इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है। इस पर बाद में चर्चा होगी। बाकी सोल्जर से आने से पहले जोल ली की राइफल उठाकर एली और टेस के साथ किसी सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़ा। एंड सीन में हमने देखा कि जोल के रेडियो पर 80s का गाना बज रहा था, इंडिकेटिंग कि कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। कमाल कर दिया HBO के शोरनर्स ने। थैंक यू। बिना स्टोरी की बैंड बजाए सीरीज को पूरा जस्टिस देने के लिए। देख के लग रहा है कि ये इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शो होने वाला है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।